आज की कहानी है नेताजी का चश्मा। इनके रचयिता हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी के वाचिका परंपरा को समृद्ध करती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और सबसे प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, जैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कही जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशावर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इस नगर पालिका के लिए किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री के बराबर हुआ और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइवर मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक में कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं। बस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मालूम और कमज़ीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था।
एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हलदार साहब जब अपनी बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में से कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाए कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाले चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमयी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तो थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा तेज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, जो तो कैप्टन के किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाले ने दिया, उधरा दूसरा बिठा दिया। अब हलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाले है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक के पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ, हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए
पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या खाया जाएगा, फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला ने देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बॉक्स पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बॉक्स टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने का वो तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पानी नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली से में सुभाष की प्रतिमा अवश्य है कि प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वह रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे नहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने आकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं।
हलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत, साहित्य, सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है? यह साहचर्यगत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु पक्षी, लता गुल्म, पेड़, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सबसे प्रेम होगा। वह सबको चाह भरी दृष्टि से देखेगा। वह उस सब की शुद्ध करके विदेश में आंसू बहाएगा, जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक क्या कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी आंख भर नहीं सकते देखते कि आम प्रणय सौरभ पूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह नहीं झांकते कि किसानों के झोपड़े के भीतर क्या हो रहा है। ये यदि बस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पड़ता बताकर देश प्रेम का दावा करे तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके दुख सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह कैसे समझे? उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो। प्रेम हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। चित्त चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह वन के वेग या भाव पर अवलंबित है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसानों मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनाओं के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पपीतों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें, स्मरण आदि उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना
मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्राह्म अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को बुलाद कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया यानी कि नया सीखने वाला तारा सप्तक में जब बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता, आवाज़ में राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बधाता वहीं से चला आता है। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। या गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई